अब आगे। अरे बड़ी गंभीर बात है, देखो वहाँ कुछ ऐसी वैसी बात मत कहना लड़की से, वरना उसके यहाँ दो बड़े बड़े बुलडॉग हैं। कहकर उसके गाल फुलाकर, आँख फैलाकर ऐसी बुलडॉग की भगीमा बनाई कि चंदर हंस पड़ा, सुधा भी हंस पड़ी। ऐसी थी सुधा और ऐसा था चंदर। सिविल लाइंस के एक उजाड़ हिस्से में एक पुराने से बंगले के सामने आकर मोटर रुकी। बंगले का नाम था रोजलान। लेकिन सामने के कंपाउंड में जंगली घास उग रही थी और गुलाब के फूलों के बजाय अहाते में मुर्गी के पंख बिखरे पड़े थे। रास्ते पर भी घास उग आई थी और फाटक पर जिसके एक खंबे की कॉर्निश टूट चुकी थी, बजाय लोहे के दरवाजे के दो आड़े बांस लगे हुए थे। फाटक के एक और एक छोटा सा लकड़ी का नाम पटल लगा था, जो कभी काला रहा होगा, लेकिन जिसे धूल, बरसात और हवा ने चित गबरा बना दिया था। चंदन मोटर से उतरकर उस बोर्ड पर लिखे हुए अधमीठे सफेद अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करने लगा। और जाने फिर उसका मुंह देखकर सुबह उठा था कि उसे सफलता भी मिल गई। उस पर लिखा था AF डिकूज। उसने जेब से लिफाफा निकाला और पता मिलाया। लिफाफे पर लिखा था मिस पी डिकूज। यही बंगला है, उसे संतोष हुआ। हॉर्न दो, उसने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने हॉर्न दिया, लेकिन किसी का बाहर आना से दूर एक मुर्गा जो हाथ में फूल कुड़ा रहा था, उसने मुड़कर बड़े संदेह और त्रास से चंदर की ओर देखा, और उसके बाद पंख फड़फड़ाते हुए, चीखते हुए जान छोड़कर भागा। बड़ा मनुष्य बंगला है, यहाँ आदमी रहते हैं या प्रेत? कपूर ने उठकर कहा और ड्राइवर से बोला, जाओ तुम, हम अंदर जाकर देखते हैं। अच्छा हुजूर, सुधा बीबी से क्या कह देंगे? कह देना पहुंचा दिया। कार मुड़ी और कपूर बांस फांदकर अंदर घुसा। आगे का पोर्टिको खाली पड़ा था और नीचे की जमीन ऐसी थी जैसे कई साल से उस बंगले में कोई सवारी गाड़ी न आई हो। वह बरामदे में गया। दरवाजे बंद थे और उन पर धूल जमी थी। एक जगह चौखट और दरवाजे के बीच में मकड़ी ने जाला बून रखा था। यह बंगला खाली है क्या? कपूर ने सोचा। सुबह 8:30 बजे ही वहाँ ऐसा सन्नाटा छाया था कि दिल घबरा जाए। आसपास चारों ओर आधी फरलांग तक कोई बंगला नहीं था। उसने सोचा कि बंगले के पीछे कोई शायद नौकरों की झोपड़ियाँ हो। वह दाएं बाजू से मुड़ा और खुशबू का एक तेज जगह से चमकता हुआ निकल गया। ताज्जुब है, यह सन्नाटा, यह मनुष्य और इतनी खुशबू, कपूर ने कहा, और आगे बढ़ा तो देखा कि बंगले के पिछवाड़े गुलाब का एक बहुत खूबसूरत बाग है। कच्ची रविशें और बड़े बड़े गुलाब, हर रंग के। वह सचमुच रोजलान था। वो बाग में पहुंचा। उधर से भी बंगले के दरवाजे बंद थे। उसने खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वह बाग में घुसा कि कोई माली काम कर रहा हो। बीच बीच में ऊंचे ऊंचे जंगली चमेली के झाड़ थे और कहीं कहीं लोहे की छड़ों के कटघरे। बेगम बेलियां भी फूल रही थी, लेकिन चारों ओर एक अजब सन्नाटा था, और हर फूल पर किसी खामोशी के फरिश्ते की छाया थी। फूलों में रंग था, हवा में ताजगी थी, पेड़ों में हरियाली थी, झोंकों में खुशबू थी, लेकिन फिर भी सारा बाग एक ऐसे सितारों का गुलदस्ता लग रहा था, जिनकी चमक, जिनकी रोशनी और जिनकी ऊंचाई लूट चुकी हो। लगता था जैसे बाग का मालिक मौसमी रंगीन फूल चुका, क्योंकि नेस्ट शेयर्स या स्वीटोपी या फ्लाक्स कोई भी मौसमी फूल न था। सिर्फ गुलाब थे और जंगली चमेली थी और बेगमबिलिया थी, जो सालों पहले बोए गए थे। इसके बाद उन्हीं की काटछाट पर बाग चल रहा था। बागवानी में कोई नवीनता और मौसम का उल्लास न था। चंदर फूलों का बेहद शौकीन था। सुबह घूमने के लिए उसने बजाय किनारे के बजाय अल्फ्रेड पार्क चुना था, क्योंकि पानी की लहरों के बजाय उसे फूलों के बाग के रंग और सौरभ की लहरों से बेहद प्यार था। और उसे दूसरा शौक था कि फूलों के पौधों के पास से गुजरते हुए फूल को समझने की कोशिश करना। अपनी नाजुक टहनियों पर हंसते मुस्कुराते हुए ये फूल जैसे अपने रंगों की बोली में आदमी से जिंदगी का जाने कौन सा राज कहना चाहते हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे हर फूल के पास अपना व्यक्तिगत संदेश है, कि जिसे वह अपने दिल की पांखुरियों में आहिस्ते से सहज कर
कर रखे हुए हैं कि कोई सुनने वाला मिले और वह अपनी दास्तां कह जाए। पौधे की अपनी फुनगी पर मुस्कुराता हुआ आसमान की तरफ मुंह किए हुए यह गुलाब जो रात भर किनारों की मुस्कुराहट चुपचाप पीता रहा है, यह अपने मोतियों पाखुरियों के होठों से जाने क्यों खिलखिलाता ही जा रहा है। जाने इसे कौन सा रस मिल गया है। और वह एक नीचे वाली टहनी में आधा झुका हुआ गुलाब, झुकी हुई पलकों सी पंखुड़ियां और दोहरे मखमली तार सी उसकी डंडी, यह गुलाब जाने क्यों उदास है। और यह दुबली पतली लंबी सी नाजुक कली जो बहुत सावधानी से हरा आंचल लपेटे हैं और प्रथम ज्ञात यमुना की तरह लाज में जो सिमटी तो सिमटी ही चली जा रही है, लेकिन जिसके यौवन की गुलाबी लपटे साथ हरे पर्दों में से झलकी ही पड़ती है, झलकी ही पड़ती है। और फारस के शहजादे जैसे शान से लिखा हुआ पीला गुलाब, खिला हुआ गुलाब। उस पीले गुलाब के पास आकर चंद्र रुक गया और झुककर देखने लगा। कार्तिक पूर्णिमा के चांद से जलने वाले अमृत को पीने के लिए व्याकुल किसी सुकुमार भावुक परी की फैली हुई अंजलि के बराबर सा वह फूल जिसे रोशनी बिखेर रहा था। बेगम बेलियस के कुंज से छनकर आने वाली तोतापंखी धूप ने जैसे उस पर दान पान की तरह खुशनुमा हरियाली बिखेर दी थी। चंदन ने सोचा उसे तोड़ ले, लेकिन हिम्मत न पड़ी। वह झुका कि उसे सूंघ ही ले। सूंघने के इरादे से उसने हाथ बढ़ाया ही था कि किसी ने पीछे से गरज कर कहा, हियर यू आर, आई हैव कार्ड रेड हेडेड टुडे। ये तुम हो, आज तुम्हें मौके पर पकड़ पाया हूँ। और उसके बाद किसी ने उसके हाथों में जकड़ लिया और उसकी गर्दन पर सवार हो गया। वह उछल पड़ा और अपने को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। पहले तो वह कुछ समझ नहीं पाया। अब रहस्यमय है ये बंगला। अब एक अव्यक्त भय और एक सिहरन में उसके हाथ पांव ढीले हो गए, लेकिन उसने हिम्मत करके अपना एक हाथ छुड़ा लिया और मुड़कर देखा तो एक बहुत कमजोर बीमार सा पीली आंखों वाला गोरा उसे पकड़े हुए था। चंदर के दूसरे हाथ को पकड़ने की कोशिश करते हो, हाँफते हो बोला अंग्रेजी में, रोज रोज यहाँ से गुलाब गायब होते थे। मैं कहता था कौन ले जाता है, हो वह हाँफता जा रहा था। आज मैंने पकड़ा तुम्हें। रोज चुपके से चले जाते थे। वह चंदर को कसकर पकड़े था, लेकिन उस बीमार गोरे की सांस जैसे ही छूट जा रही थी। चंदर ने उसे झटके देकर धकेले और डांटकर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा, पागल है क्या? खबरदार जो हाथ बढ़ाया, अभी ढेर ढेर कर दूंगा तुझे, गोरा सुअर। और उसने अपनी आस्तीनें चढ़ाई। वह धक्के से गिर गया था। धूल झाड़ते उठ बैठा और बड़ी ही रोनी आवाज में बोला, कितना जुल्म है, कितना जुल्म है। मेरे फूल भी तुम चुरा चुरा ले गए और मुझे इतना हक भी नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझे लड़ोगे। तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूँ। हाय रे मैं। और सचमुच भर जिसे रोने लगा हो। चंदन ने उसका रोना देखा। उसका सारा गुस्सा हवा हो गया और हंसी रोक कर बोला, गलतफहमी है जनाब, मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं चिट्ठी लेकर मिस डिक्रूज से मिलने आया था। उसको उसका रोना नहीं रुका। तुम बहाना बनाते हो, बहाना बनाते हो। और अगर मैं विश्वास नहीं करता तो तुम्हें मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर न होता तो तुम्हें पीस कर खा जाता और तुम्हारी खोपड़ी कुचल कर फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। फिर तुमने गाली दी, मैं उठाकर तुम्हें अभी नाला में फेंक दूंगा। अरे बाप रे, दौड़ो दौड़ो, मुझे मार डाला। पोपी टॉमी, अरे दोनों कुत्ते मर गए। उसने डर के मारे चीखना शुरू किया। क्या है बर्टी, क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम के अंदर से किसी ने चिल्लाकर कहा। अरे मार डाला इसने, दौड़ो दौड़ो। झटके से बाथरूम का दरवाजा खुला। वेदियड ब्राउन पहने हुए एक लड़की दौड़ते हुए आई और चंदर को देखकर रुक गई। क्या है? उसने डॉक्टर डांट कर पूछा। कुछ नहीं, शायद पागल मालूम देता है। जबान संभाल कर बोलो, वह मेरा भाई है। ओहो, कोई भी हो, मैं मिस डिक्रूज से मिलने आया था। मैंने आवाज़ दी तो कोई नहीं बोला। मैं बाग में घूमने गया, इतने में इसने मेरी गर्दन पकड़ ली। ये बीमार और कमज़ोर है, वरना अभी गर्दन दबा देता। गोरा उस लड़की के आते ही तिनकर खड़ा हो गया और दांत पीसकर बोला, अरे मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा। बदमाश कहीं का। चुपके चुपके आया और गुलाब तोड़ने लगा। मैं चमेली के झाड़ के पीछे छिपा देख रहा था। अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ, तुम देखते रहो बर्टी, इसे मैं फ़ोन करती हूँ। लड़की ने डांटते हुए कहा, अरे भाई, मैं मिस
डिक्रूज से मिलने आया हूँ। मैं तुम्हें नहीं जानती, झूठा कहीं का। मैं मिस डिक्रूज हूँ। देखिए तो यह खत। लड़की ने खत खोला और पढ़ा और एकदम उसने आवाज़ बदल दी। छी बर्टी, तुम इसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर शुक्ला ने भेजा है। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। उसकी शक्ल और भी रोने हो गई। मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानता था। अरे, और भी घबरा कर कहा। माफ़ कीजिएगा, लड़की ने बड़े मीठे स्वरों में साफ हिंदुस्तानी में कहा। मेरे भाई का दिमाग ज़रा ठीक नहीं रहता जब से इनकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब ये नहीं कि ये भले आदमी की इज्जत उतार ले। चंदा ने बिगड़ कर कहा। देखिए, बुरा मत मानिए, मैं इनकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। आइए अंदर चलिए। उसने चंदर का हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बेहद ठंडा था, वह नहाकर आ रही थी। उसके हाथ के उस तुषार स्पर्श से चंदर सिहर उठा और उसने हाथ झटकर कहा, अफसोस, आपका हाथ तो बर्फ है। लड़की चौंक गई। वह सद्य सनाता सहसा सचेत हो गई और बोली, अरे शैतान, तुम्हें ले जाएं बेटी। तुम्हारे पीछे मैं बेदी गांव में भाग आई। और बेदी गांव के दोनों कॉलर पकड़कर उसने अपनी खुली गर्दन ढकने का प्रयास किया और फिर अपनी पोशाक पर लज्जित होकर भागी। अभी तक गुस्से के मारे चंदा ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया था, लेकिन उसने देखा कि वह 23 वर्ष की दुबली पतली तरुणी है। लहराता हुआ बदन, गले तक कटे हुए बाल। एंग्लो इंडियन होने के बावजूद गोरी नहीं है। चाय की तरफ हल्की पतली फूल और दूर से थी। भागते वक्त ऐसी लग रही थी जैसे छलकती हुई चाय। इतने में वो गोरा उठा और चंदा का कंधा छू कर बोला, माफ करना भाई। उससे मेरी शिकायत मत करना। असल में ये गुलाब मेरी मृत पत्नी की याद कर रही है। जब उनका पगला पेड़ आया था तब मैं इतना ही जवान था जितने तुम और मेरी पत्नी। इतनी अच्छी थी जितनी पम्मी। कौन पम्मी? यह मेरी बहन प्रमीला डिक्रूज। ओह, कब मरी आपकी पत्नी? माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था। हाँ, मैं बड़ा अभागा हूँ, मेरा दिमाग कुछ खराब है। देखिए कर कहकर उसने झुककर अपनी खोपड़ी चंदा के सामने कर दी और बहुत गिड़गिड़ाकर बोला, पता नहीं कौन मेरे फूल चुरा ले जाता है। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद 5 साल से मैं इन फूलों को संभाल रहा हूँ। हाय रे, मैं चाहिए। पम्मी बुला रही। पिछवाड़े के सहन का बीच का दरवाजा खुल गया था और पम्मी कपड़े पहनकर बाहर झाँक रही थी। चंदन आगे बढ़ा और घोड़ा मुड़कर अपने गुलाब और चमेली की झाड़ी में खो गया। अंदर गया और कमरे में पड़े हुए एक सोफा पर बैठ गया। पम्मी पार लेट कर चुकी थी और एक हल्की फांसी की खुशबू से महक रही शैम्पू से धुले हुए सूखे को बाल जो मजले पड़ रहे थे। खुशनुमा आसमानी रंग का एक पतला चिपका हुआ जीना ब्लाउज और ब्लाउज पर एक फेनेलेन का फुल पैक। उसके दो गैली कमर, छाती और कंधे पर चिपके हुए थे। होठों पर एक हल्की लिपस्टिक की झलक मात्र थी और गले पर बहुत हल्का पाउडर जो बहुत नजदीक से मालूम होता था। लंबे नाखूनों पर हल्की गुलाबी पेंट। वह आई निसंकोच भाव से उसी सोफे पर कपूर के बगल में बैठ गई और बड़ी मुलायम आवाज में बोली, मुझे बड़ा दुख है मिस्टर कपूर, आपको बहुत तबाहत उठानी पड़ी। चोट तो नहीं आई? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। कपूर का सारा गुस्सा हवा हो गया। कोई भी लड़की नहीं संकोच भाव से इतनी अपनायत से सहानुभूति दिखाए और माफी मांगे तो उसके सामने कौन पानी पानी नहीं हो जाएगा। और फिर वह भी तब जबकि उसके होठों पर ने केवल बोली अच्छी लगती हो, वह लिपस्टिक भी इतनी प्यारी हो। लेकिन चंदर की आदत थी और चाहे कुछ न हो, कम से कम यह इसी तरह जानता था कि नारी जाति से व्यवहार करते समय कहाँ पर कितनी ढील देनी चाहिए, कितना कसना चाहिए, कब सहानुभूति से उन्हें झुकाया जा सकता है, कब अकड़कर। इस वक्त जानना था कि लड़की से वह जितनी सहानुभूति चाहे ले सकता है। उन्हें अपना मन के हर जाने के तौर पर। इसलिए कपूर साहब बोले, लेकिन मिस डिकू, आपके भाई बीमार होने के बावजूद बहुत मजबूत है। उफ, गर्दन पर जैसे अभी तक जलन हो रही है। ओह सचमुच मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। देखूं और कॉलर हटाकर उसके गर्दन पर अपनी बर्फीली उंगलियां रख दी। लाइए लोशन मल दूं मैं? धन्यवाद धन्यवाद, इतना कष्ट नहीं कीजिए, आपकी उंगली गंदी हो जाएगी, कपूर ने बड़ी शालीनता से कहा। पम्मे के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान, आंखों में हल्की सी लाज और वक्ष में एक हल्का सा कंपन दौड़ गया। यह वाक्य कपूर ने चाहे शरारत में ही कहा हो, लेकिन कहा इतने शांत और
संयुक्त स्वर में कहा, पम्मी की कुछ प्रतिवाद भी न कर सकी। और 6 बरस से 60 बरस तक की कौन ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए। अच्छा लाइए वह स्पीच कहाँ है जो मुझे नाइप करनी है। उसने विषय बदलते हुए कहा, यह लीजिए कप्पू ने दे दी। ये तो मुश्किल से 3-4 घंटे का काम है। और पम्मी को स्पीच को उलट पुलट कर देखने लगी। माफ़ कीजिएगा, अगर मैं कुछ व्यक्तिगत सवाल पूछूं, क्या आप टाइपिस्ट हैं? कप्पू ने बहुत शिष्टता से पूछा। जी नहीं, पम्मी ने उन्हीं कागजों पर नजर गड़ाते हुए कहा, मैंने कभी टाइपिंग और शॉर्ट हैंड सीखी थी। और तब मैं सीनियर कैम्ब्रिज पास करके यूनिवर्सिटी गई थी। यूनिवर्सिटी मुझे छोड़नी पड़ी क्योंकि मैंने अपनी शादी कर ली। अच्छा, आपके पति कहाँ हैं? रावलपिंडी में आर्मी में हैं। लेकिन फिर आप रिक्वेस्ट क्यों लिखती है? और फिर मिस, क्योंकि हम लोग अलग हो गए। और स्पीच के कागज को फिर तो करती हुई बोली, मिस्टर कपूर, आप अविवाहित हैं? जी हाँ। और विवाह करने का इरादा तो नहीं रखते हैं? नहीं। बहुत अच्छे, तब तो हम लोगों में निभ जाएगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। शादी अपने को दिया जाने वाला सबसे बड़ा धोखा है। लेकिन ये मेरे भाई हैं न, कैसे पीले और बीमार से हैं। ये बहुत बड़े तंदुरुस्त और टेनिस में प्रांत के अच्छी खिलाड़ियों में से थे। एक विश्व की दुबली पतली भावुक लड़की, इन्होंने शादी कर ली और बेहद प्यार करते थे। सुबह शाम दोपहर रात कभी उसे अलग नहीं होने देते थे। हनीमून के लिए उसने लेकर सिलोन गए थे। वह लड़की बहुत कलाप्रिय थी, बहुत अच्छा नाचती थी, बहुत अच्छा गाती थी और खुद गीत लिखती थी। यह गुलाब का बाग उसी ने बनवाया था और उन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजारते थे। कुछ दिनों बाद दोनों में झगड़ा हुआ। क्लब में बॉल डांस था और उस दिन वह लड़की बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत अच्छी। डांस के वक्त इतना ध्यान डांस की तरफ कम था, अपनी पत्नी की तरफ ज्यादा। इन्होंने आवाज में उसकी उंगलियों जोर से दबा दी। वह चीख पड़ी और सभी इन लोगों की ओर देखकर हंस पड़े। वह घर आई और बहुत बिगड़ी। बोली, आप नाच रहे थे या टेनिस का मैच देख रहे थे? मेरा हाथ था या टेनिस का रैकेट? इस बात पर बर्टी भी बिगड़ गया। और उस दिन से जो इन लोगों में खटकी तो फिर कभी न बनी। धीरे धीरे वह लड़की एक सोल्जर को प्यार करने लगी। बर्टी को इतना सदमा हुआ कि वो बीमार पड़ गया। लेकिन बर्टी ने तलाक नहीं दिया, उस लड़की से कुछ कहा भी नहीं। और उस लड़की ने सोल्जर से प्यार जारी रखा, लेकिन बीमारी में बर्टी की बहुत सेवा की। बर्टी अच्छा हो गया। उसके बाद उसको एक बच्ची हुई और उसी में वह मर गई। हालांकि हम लोग सब जानते हैं कि वह बच्ची अब सोल्जर की थी, लेकिन बर्टी को यकीन नहीं होता कि वह सोल्जर को प्यार करती थी। वह कहता है, ये दूसरे को प्यार करती होती तो मेरी इतनी सेवा कैसे कर सकती थी भला। अच्छा, बच्ची का नाम बर्टी ने रोज रखा और उसे लेकर दिन भर उन्हीं गुलाबों के पेड़ों के बीच। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।